तो गाइस स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल को अचीव करते हैं विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करके सही टाइम पे। अगला है हमारा द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मैंने ये कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है POSDC। इसका मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सिंपली आपको इस चैप्टर में बस इसके बारे में ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इन्हें डिफाइन नहीं करा है। बट अगर आप देखना चाहते हो इनकी डेफिनेशन तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। सेकंड हमारा पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें मेनली 4 थ्योरी है, तो हम एक एक करके सारी थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहली हमारी थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। ये जो थ्योरी है हमारी ये 18 सेंचुरी से 20 सेंचुरी तक चली थी। इस थ्योरी में करा क्या जाता है, फोकस ऑन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड अचीविंग द गोल। इस थ्योरी के थ्रू हम फोकस किन चीज़ों पर करते हैं कि एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सके, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को कैसे अचीव कर सके। इसका जो ए पार्ट है उसमें बताया गया है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पार्ट में आपको सबसे पहले टेलर के बारे में बताना है और फिर उसके बाद आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कस करने हैं। तो ये जो मैंने कुछ लिखे हुए थे बट ये गलत थे तो मैंने गलती से लिख दिए थे। तो हम एक एक करके इनके कुछ प्रिंसिपल ये डिस्कस करते हैं। तो आपको साइड में दिख रहे होंगे ये वाले इसके सबसे पहले प्रिंसिपल है जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा साइंस इज़ नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ साइंस को फॉलो करना है, किसी रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना। मतलब एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे एक फर्म है जिसके अंदर सालों से हर साल 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की जाती है, बट इस साल आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करी जिसमें कि आपको लॉस हो गया 50,000 का, और हर साल आपको जो लॉस हुआ करता था वो 10 से 20,000 का हुआ करता था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगली बार भी उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ से क्लियर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी हार्मनी नॉट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, मतलब दया का भाव होना चाहिए, ठीक है। ताकि उन मैनेजमेंट के अंदर जो जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। मतलब ये नहीं कि वो उससे जले कि भाई मतलब तेरे साथ ये है, मतलब आपस में लड़ाई ना हो, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी अच्छे से चले, ठीक है। तो ये हमें किस में क्लियर करा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, ठीक है। तो सिंपली इसमें हमारा अगला पॉइंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको मिलजुल कर काम करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर। मतलब अगर हम हर वर्कर का डेवलपमेंट करेंगे तो वो अपने बेस्ट एफर्ट लगाएगा हमारे गोल को अचीव करने के लिए। जो इसका बी पार्ट आता है उसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो अभी हमने ऊपर साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल पढ़े हैं, अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मतलब उद्देश्य क्या है, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बूस्ट प्रोडक्टिविटी। तो हम इनका यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। दूसरा हमारा पॉइंट है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम, ताकि जो हमारा टाइम का वेस्टेज है, जितना हम टाइम ख़राब करते हैं वो कम से कम हो सके। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो तीसरा जो इसका यूज़ किया जाता है वो किया जाता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए।
चौथा जो हमारा पॉइंट है उसमें बताया गया 4 गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, टाइम का वेस्टेज ही होगा, प्रॉफिट अच्छा आएगा, तो जो हमारी गुड की क्वालिटी होगी, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट हमारी इंडस्ट्री के अंदर बन रहा है उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसे याद करने का कुछ एक तरीका है जो कि मैंने 2 एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे अगर एक मोहन एक वर्कर है, अगर वो अपना काम टाइम पे करेगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगी, जिसके कारण वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना पाएगा, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी कंपनी की तो इनडायरेक्टली जो हमारा प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज होगा। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें बताया गया कि जो एक मैनेजर है अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे एम्प्लॉय को तो उससे क्या क्या चीज़ें इंक्रीज़ हो सकती है। सबसे पहले जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, टाइम वेस्टेज जो हमारी कम होगी मतलब डिक्रीज़ होगी, जो प्रॉफिट है वो हमारा इंक्रीज़ होगा और जो गुड क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये बस इन कीवर्ड को याद करने का तरीका है जो कि मैंने ये 2 एग्जाम्पल में डाल रखा है, ठीक है। फिर है हमारा एप्लीकेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे कर भी सकते हो और नहीं भी, बट मैं समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल, फाइंडिंग सच ड्यूटीज़ एंड मेकिंग दैम मोर इफेक्टिव। तो सिंपली इसमें आपको ड्यूटीज़ को, टास्क्स को और वर्क को फाइंड आउट करना होता है, फिर उन्हें मोर इफेक्टिव बनाना होता है, मतलब कि आप उन्हें कैसे सोल्व कर सके और मतलब और अच्छी तरीके से मतलब कैसे परफॉर्म कर सके, तो इसमें ये बताया गया है हमें। अगला जो हमारा डी पॉइंट आता है वो आता है टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। टाइम स्टडी और मोशन स्टडी आपने क्लास 12th में भी पढ़ी होगी, तो इस चैप्टर में भी ये दोबारा डिस्कस करी गई है, ठीक है। तो आपको अब आसानी होगी ये समझने में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टाइम को स्टडी करना। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है या फिर एक टास्क को मतलब एक टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, उसे एनालाइज करके, ठीक है, उसे एनालाइज करके अननेसेसरी थिंग को हटाना या फिर अननेसेसरी टाइम को हटाना, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, उसे कहते हैं हम टाइम स्टडी, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम मोशन स्टडी। अगला पॉइंट है इसमें हमारा मोशन स्टडी। तो गाइज़ वो वीडियो के बीच में थोड़ी सी ग्लिच हो गई थी, तो आप मैनेज कर लेना। तो हाँ, अगला पॉइंट है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है अननेसेसरी मूवमेंट को हटाना। जो भी काम करते वक्त हमारी जितनी भी अननेसेसरी मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं मोशन स्टडी। उन्हें हटा के हम उनका सही यूज़ करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इट इंक्लूड 5 फंक्शन एंड 14 प्रिंसिपल। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हमारे टोटल 5 फंक्शन और 14 प्रिंसिपल आते हैं, ठीक है। 5 फंक्शन तो जो मैंने पीछे डिस्कस करे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन आते हैं। और जो 14 प्रिंसिपल है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फिर रेम्यूनरेशन, फिर सेंट्रलाइजेशन, फिर स्केलर चेंज, फिर ऑर्डर, फिर इक्विटी, ठीक है। फिर है हमारे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, फिर है इनिशिएटिव, फिर एक्सपिरिट डी क्रॉप्स, ठीक है। तो इन सभी को याद करने के लिए, इन 14 फंक्शन को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है जो कि आप देख सकते हैं, दादू उसी रसोई की, ठीक है। तो इनके थ्रू आप याद कर सकते हो, जैसे डी से डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीज़न ऑफ वर्क, एस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से, ठीक है। तो आप देख लेना इसे। फिर अगला है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो मेनली जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसकी कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये जो थ्योरी है ये बनाई किसने थी, मतलब क्या है ये। द थ्योरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ थिंकर्स आफ्टर मैनी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो जो ये थ्योरी है ये इन्फ्लुएंस्ड की गई है वाइड रेंज ऑफ थिंकर्स के, मतलब वाइड रेंज ऑफ थिंकर्स के, जो कि जिनकी सोच काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, उनके द्वारा ये बनाई गई है थ्योरी, ठीक है। आफ्टर मैनी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने के बाद, जैसे एग्जांपल में उन लोगों के नाम दे रखे हैं, मैक्सिमिलियन वेबर, जेम्स डी मनी, तो इनके द्वारा ये हमारी बनाई गई है। तो उससे अगली थ्योरी है हमारी मैनेजमेंट थ्योरी बेस्ड ऑन नेकोलिज्म, ठीक है। इसके हमारे मेनली 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ठीक है।
इसमें बताया गया है मैनेजमेंट शुड बी एनालाइज द इमोशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड ब्रिंग टुगेदर टू ऑल एम्प्लॉय इमोशन। इसमें सिंपली जो मैनेजमेंट है उसे सबसे पहले एम्प्लॉय के इमोशन को एनालाइज करना चाहिए और सभी एम्प्लॉय के इमोशन को आपस में मिलाना चाहिए ताकि उनमें रिलेशन मेंटेन हो सके। अगला जो हमारा है वो है मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इफ़ वी डोंट डू ब्रिंग टुगेदर ऑल द एम्प्लॉय इमोशन वर्कर एफिशिएंसी विल डिक्रीज। अगर हम मतलब मैनेजमेंट में सबके इमोशन को आपस में मिलाएंगे नहीं तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर जो वर्कर है वो अच्छे से अपने काम को परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब उनका अच्छा बिहेवियर नहीं रहेगा तो फिर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो अच्छे से अचीव नहीं हो पाएंगे। अगला जो हमारी थ्योरी आती है वो है जो कि लास्ट थ्योरी है मैनेजमेंट थ्योरी इन दी मॉडर्न एरा। ठीक है, इसके हमारे मेनली दो पार्ट है। सबसे पहला सिस्टमैटिक अप्रोच। इसमें बताया गया है अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ट्रेडिशनल मेथड से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक मशीन की तरह देखा जाता था। मशीन की तरह क्यों देखा जाता था? ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कनेक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के बीच में क्या कनेक्शन है। ठीक है, इसीलिए हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक मशीन की तरह देखते थे और पता लगा सके कि वो चीज़ें आपस में कैसे इंटरैक्ट है। ठीक है, अगला जो हमारे इसमें पॉइंट है वो है कंटिंजेंसी अप्रोच। इसका मतलब क्या है? पुटिंग द प्रिंसिपल ऑफ वेरियस मैनेजमेंट थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो भी हमने जितने भी हमारी सबसे पहले तो इसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है बेस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब सबसे बेस्ट मेथड एनालाइज करो, बेस्ट प्रिंसिपल को एनालाइज करो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको उन प्रिंसिपल उन थ्योरीज को मैनेजमेंट के अंदर लगाना है। तो इससे आपका क्या बढ़ेगा? इससे आपकी सक्सेस बढ़ेगी, रिलेशनशिप बढ़ेगी, मतलब मैनेजमेंट के अंदर वर्कर के बीच में रिलेशनशिप बढ़ेगी और आपकी सक्सेस भी बढ़ेगी। अगला आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा है न्यू टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैंडी फ्यूल के बारे में कि हैंडी फ्यूल कौन था। हैंडी फ्यूल इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ये आपने क्लास 12th में ही पढ़ा होगा कि जो हैंडी फ्यूल है उसे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, बिकॉज ही डेवलप थ्योरी दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि इसने एक ऐसी थ्योरी डेवलप करी थी जो कि मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर अप्लाई की जा सकती है। मैनेजर यूज दिस थ्योरी टू ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर है वो इस थ्योरी को यूज़ करता है मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाकी इसमें भी जो हमने 14 प्रिंसिपल पढ़े थे वो इसमें आएंगे, तो उसे हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।